मैं इस वक्त मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। मेरे साथ हैं मुबारकपुर के विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके कार्यकाल में इनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। जी, आपके कार्यकाल में लगभग कितने विकास हुए हैं आपके क्षेत्र में? देखिए, अब हम लोगों का जो मेन कि हम लोग अपोजिशन में हैं, तो ज़्यादा हम लोगों का डिपेंडेंसी जो होती है वो जो एलाइड फंड है हमारा डेवलपमेंट, जिसको निधि बोलते हैं, उसी पे रहती है। ये भी सही है कि जो हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी के और माध्यम से जो सरकार की योजनाएं, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे रोड और बहुत सारी चीज़ें लिख कर के दिया। उसमें कुछ काम सरकार के ज़रिए भी हुए हैं, उनकी नीतियों से भी हुए हैं, और कुछ हम लोगों का जो निधि का जो पैसा आता है वो 100% क्षेत्र में ही लगता है, और उससे जो काम हो सका वो हुआ है। कोई स्पेसिफिक अगर आप पूछना चाहें तो बताएं। ऐसे तो बहुत अनेकों हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं, तो कितना गिनवाएं हम उसको। सर, आपने कई मुद्दे जो विधानसभा में भी उठाए थे सर, उस पर वर्तमान सरकार ने क्या फिर से कार्य को चालू कराया या नहीं है? नहीं, हमने जो यहाँ के परेशानियाँ हैं इस ज़िले की या मेरी विधानसभा की भी है, वो कम और बेश कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको सदन में ले आएँ, और हमने कोशिश भी किया उसमें। एक बार अभी आपने सुना भी होगा कि चर्चा के दौरान हमने यहाँ की बहुत सारी बातें कही। जैसे मुबारकपुर अगर विधानसभा से जुड़ी हुई बात कहूँ तो पिचरी में जो हमारा इब्राहिमपुर है, वहाँ विद्युत का उपकेंद्र बना था। वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के ज़माने में उस वक्त उसको बनाया गया था। बड़ी लागत से उस वक्त के हिसाब से बड़ी ही थी, 3 करोड़ से ऊपर धन लग करके वो पूरा बना। और ये भी एक दुर्भाग्य है कि बन करके उसका उद्घाटन भी हो गया, सारा पैसा लग गया, सब कुछ हो गया था। मगर ये दुर्भाग्य की बात है कि वो 10 साल गुजर जाने के बाद भी नहीं हुआ। इस बात को हमने पहले भी बहुत बार कहा है, लेकिन अभी मुझे थोड़ी ये खुशी हो रही है कि मुझे बताया है लोगों ने वहाँ पे कि उसमें कुछ मूवमेंट हुआ है, कुछ साफ़ सफाई, और वहाँ की लिस्ट बन रही है कि इसको चलाने के लिए क्या ज़रूरत है। हालांकि उसमें कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, अगर कोई काम होगा भी तो 2-5 लाख का हो सकता हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो शुरू हो जाएगा। हमने वहाँ के बस स्टैंड की भी बात कही थी, जो बन के खड़ा है, जिस मुद्दे को हमारे यहाँ जब मैं नया विधायक हुआ था तो ये एक बहुत बड़ा इशू था कि वहाँ पे रात में कोई बस ही नहीं जाती, वहाँ पे कोई मतलब लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। तो जब उस वक्त सपा की सरकार थी, मैं इस मुद्दे को सदन में ले आया था, और मैंने इसको बहुत कोशिश किया था वहाँ पे सदन में, और उसको रखा था, वहाँ पर चर्चा हुई थी उस पर, वो बना भी था। सर, वर्तमान में सरकार आपकी है नहीं, कुछ ऐसे कार्य जो अभी तक अधूरे रह गए हों? अब कार्य अधूरे रह गए यार, अभी बहुत सारे काम अधूरे भी हैं, परेशानियां भी है क्षेत्र में। अब हम लोग रोज़ ही देखते हैं। अभी तो एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हुई है, 6 एक्सप्रेस, जो ये एक्सप्रेसवे बना है, 6 लेन जिसको हम बोलते हैं, बना तो है, अच्छा है, ये एक डेवलपमेंट का काम है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मगर कहीं ना कहीं जो ये अथॉरिटी है बनाने वाली, इससे बहुत बड़ी चूक ये हो गई है कि उसने विकास कार्य तो शुरू किया, लेकिन पानी के निकलने का रास्ता नहीं बनाया, ना टेम्परेरी बनाया, ना परमानेंट बनाया। चलिए, परमानेंट में अगर टाइम था तो पहले आपको उसको वर्किंग करके और पानी निकलने का रास्ता पहले तैयार करना था। नतीजा ये हुआ कि लगभग 3000 एकड़ से ऊपर ज़मीन डूबी हुई है। वो खाली इसलिए नहीं कि आज बारिश हो गई तो डूब गई, इससे पहले भी डूबी थी। हमने इसको भी सदन में बहुत ठीक से रखा था, और हमको ये आश्वासन भी मिला था कि नहीं, हम इसको दिखवा करके कराते हैं। लेकिन चूँकि अभी इसमें 10-15 दिन ही हुए हैं, तो मुझे लगता है कि होना चाहिए। अब कितना होता है ये देखते हैं। और रोडों की हाल आप देखते ही हैं, खस्ता हाल है। अभी चले जाइए आप बस स्टैंड से, MP इंटर कॉलेज के पास है, और भी बहुत सारी रोड हैं वहाँ पर के 1-2 क्या गिनाएं। एक वो सिकटी के पास से चले जाइए, आगे बढ़िए चुटही की तरफ, इस तरह से बहुत सारी ऐसी रोडें हैं जो बहुत ज़रूरत है जिनको बनने की। और वो निधि से हम तो जितना प्रयास होता है लिखते रहते हैं, लेकिन निधि की एक क्षमता है ना, एक लिमिटेड धन होता है, पूरे क्षेत्र में उसको देना होता है, तो उससे पूरा नहीं हो पाता। हालांकि मैं तो उस तरह का विधायक हूँ कि जो मुझे लगता है ज़रूरी, मैं बड़े बड़े भी पैसे लिख देता हूँ, 2500 लाख 300 लाख के भी प्रस्ताव मैंने लिखे हैं,
और वो कार्य भी हुआ, लेकिन उससे भी वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो बहरहाल ये काम बचे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे काम बचे हुए हैं। सर, मुबारकपुर में बुनकर ज़्यादा संख्या में आते हैं, क्या सर उनके लिए आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य जिन्हें सहूलियत मिले उनके अपने रोज़गार करने में? भाई हम तो रोज़ ही प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं लाखों से ऊपर की तादाद है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में शायद ये सबसे बड़ा एरिया होगा, और अगर सबसे बड़ा नहीं होगा तो दूसरे या तीसरे नंबर पे होगा। तो हम तो उनके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, और माननीय मंत्री से, मुख्यमंत्री से और इससे पहले की भी सरकारों से हमेशा ये कहते रहे हैं कि बुनकरों को किसानों की श्रेणी में रखा जाए, उनको ठीक उसी तरह से ट्रीट किया जाए कि जैसे उनको सब्सिडी दी जाती है, उनको सब्सिडी दिया जाए। नॉट ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल सप्लाई के उनके बिल पे ही नहीं, बल्कि उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं जिससे उनको और काम चलते हैं, बनती है ये साड़ियाँ, उसमें भी उनको सहूलियत दी जाए। प्रायोरिटी पे उसको दे करके उनको सस्ते से सस्ते और अच्छे से अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल मुहैया कराया जाए, ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। दुर्भाग्य है कि अभी पिछले दिनों चूँकि ये पहले 70-72 रुपए के आसपास उनको फिक्स यूनिट रेट पे मिलती थी, फिर बाद में वो माननीय बहन जी की सरकार आई तो उन्होंने भी उसको कंटिन्यू रखा। वो उन्होंने भी माना कि नहीं, ये गरीब लोग हैं, इनको सहायता की ज़रूरत है, इनको सब्सिडी मिलना चाहिए। इस सरकार में उसको रोक दिया गया था, लेकिन फिर प्रयास हुआ, उसमें बहुत प्रयास हुआ, हर तरफ से लोगों ने कहा, तो अभी तो खैर वो रुका हुआ है। अभी मैं पिछले ही दिनों माननीय मंत्री जी से मैंने निवेदन किया, मिलके एक दिन सदन में हम लोग मिले थे, तो मैंने उनको निजी तौर पे कम से कम 10-15-20 मिनट ये बताया सब, तो उन्होंने मुझको आश्वस्त किया कि परेशान ना होइए, हम उसका समाधान निकाल रहे हैं, जल्दी ही निकल जाएगा। अब उम्मीद है कि करना चाहिए, लेकिन हालत तो ख़राब है। अगर सरकार उनको ध्यान नहीं देगी तो वो बेचारे तो भुखमरी के कगार पे हैं। हमारे साथ मौजूद है मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये वहाँ बुनकर समाज के लिए और आम लोगों के लिए भी हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं। आजमगढ़ से क्यामुद्दीन आजमी, समाचार प्लस।